नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। सुबह के बज गए हैं 7 और सुबह के 7 बजे हम लोग अपनी आज की इस एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास को करने के लिए आप सभी के साथ तैयार हैं। आप सभी को पता है कि सुबह 7 बजे हमारी हर रोज़ आप सभी के साथ मुलाकात होती है और सुबह सुबह 7 बजे आप सभी के साथ मुलाकात करने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। अब आप सभी बच्चों के साथ हमारी आज की इस क्लास में हम लोग दोबारा से आज की तारीख से संबंधित जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनने की संभावना रखते हैं, आपके पेपर में आने की संभावना रखते हैं, उनको देखेंगे। आप भारत के अंदर मौजूद किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनडीए की, उसी के साथ साथ आप अग्निपथ स्कीम के तहत भारत में जाने की कोशिश कर रहे हो, भारत की सेना में जाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप आईसीजी की तैयारी कर रहे हो, आप नेवी में जाना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो, या फिर एयरफोर्स में जाना चाहते हो, इन सभी एग्जाम्स के अंदर आप देखते हैं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हमारी आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के साथ उन्हीं सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी क्लास में। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ हमारी इस क्लास को शेयर कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आप सभी के साथ अपनी इस प्यारी सी क्लास को करते चलेंगे। ठीक है, तो बड़ा मजा आएगा दोस्तों। हर एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी के सामने रखेंगे और बहुत ही आनंददायक तरीके से हम लोग आप सभी के समक्ष चीजों को पढ़ते भी चलेंगे। तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, किसी प्रकार का कोई डाउट आप सभी को अपने समक्ष बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तैयार हो जाते हैं। अब एक एक कर आप सभी के सामने हम लोग बहुत सारे सवालों को रखते चलेंगे। आप सभी के साथ आप लोग अपने दोस्तों को, मित्रों को, साथियों को बुला लीजिए। अगर अभी भी कोई आपका साथी हमारे साथ नहीं जुड़ा है तो उसको क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चों ने अपने साथियों को अपने इस लिंक को शेयर कर दिया होगा, हम लोग अपनी आज की इस क्लास के करंट अफेयर्स के सेशन को स्टार्ट करेंगे। पढ़ेंगे क्या भैया, हमारे आज के इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ और धमाकेदार सवालों को देखेंगे। अब आप देखते हैं कि यूईएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे कहा जाता है, डब्ल्यूईएफ को, इन्होंने क्या किया, हाल ही में साल 2022 की क्या की है दोस्तों, जेंडर गैप इंडेक्स को लॉन्च किया है। पूछा जा रहा है कि हमारा प्यारा भारत देश इसके अंदर कौन से नंबर पर आता है ना। तो हमारा प्यारा भारत देश जेंडर गैप इंडेक्स है ना, कि कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, आप देखते हैं कि इसके अंदर भारत कौन से नंबर पर आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पिछले साल की अगर बात की जाए, साल 2021 की, तो उस समय भारत 140वें नंबर पर था। टोटल इसके अंदर कितनी कंट्रीज थी, 160 कंट्रीज थी। और आप देखते हैं कि पिछले साल भारत इसके अंदर 140वें नंबर पर था। इस साल भी 160 कंट्रियों का आकलन किया गया और भारत का जो नंबर है वो बेहतर हुआ है। भारत अब इस रैंकिंग में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से जेंडर गैप इंडेक्स में क्या दिखता है दोस्तों, 160 कंट्रीज के अंदर भारत 135वें नंबर पर है। ये बहुत अच्छा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से बेहतर है। तो पुरुषों और स्त्रियों के साथ आप देखते हैं कि जो पुरुषों पर स्त्रियों का अंतर है उसमें भारत की स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो रही है। अगला सवाल, और भारत वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की जेंडर गैप इंडेक्स में 153 नंबर पर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अवधेश कौशल, हाल ही में आप देखते हैं कि इनका निधन हो गया। पूछा जा रहा है कि ये कौन से पेशे से संबंधित थे या फिर ये क्या काम किया करते थे। क्या ये लेखक थे, राजनेता थे, क्रिकेट खिलाड़ी थे, सामाजिक कार्यकर्ता या फिर सोशल वर्कर थे, या फिर गायक थे। आपके सामने इनका चित्र रख दिया गया है। पूछा जा रहा है दोस्तों कि अवधेश कौशल, ये जो व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये कौन से ऑक्यूपेशन या फिर क्या काम किया करते थे। ये पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता थे, सोशल वर्कर थे, और इनको पद्मश्री भी मिला हुआ था। पद्मश्री थे, अपने कार्य की वजह से सरकार ने इनको पुरस्कृत भी किया था। और आप देखते हैं कि ये सामाजिक कार्यकर्ता होते थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। आप देखते हैं कि उस भारतीय शहर और राज्य का नाम बताइए जिसे टाइम पत्रिका की साल 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है। अभी आप देखते हैं कि जो टाइम्स मैगजीन है ना, इसने अपनी मैगजीन को लॉन्च किया। टाइम्स मैगजीन आती है और इस टाइम्स मैगजीन के अंदर बताया गया कि साल 2022 के सबसे बेहतरीन, सबसे महानतम जो शहर हैं उनकी लिस्ट बनी। दुनिया के अंदर जितने भी बेहतरीन महानतम शहर हैं, खूबसूरत शहर, देखने वाले शहर हैं, उसकी लिस्ट बनी। भारत से क्या किया गया, आप देखते हैं कि यहां से 2 शहरों को रखा गया है। कौन से वो 2 शहर हैं, आपको पूछा जा रहा है कि टाइम्स के मैगजीन के अंदर 2 भारतीय शहरों को इसमें शामिल किया गया है जो दुनिया के 50 सबसे महानतम स्थानों की सूची में शामिल है। नाम बताइए उनके। ऑप्शंस हैं जयपुर केरला, देहरादून हिमाचल प्रदेश, कोलकाता गुजरात, सूरत
केरल या फिर अहमदाबाद और केरल, ये आपके सामने क्या है दोस्तों ऑप्शन है, और आपको सही ऑप्शन को चूज करना है कि टाइम्स मैगजीन के अनुसार साल 2022 के विश्व के 50 महानतम देशों की इस शहरों की सूची में कौन से जगह आपको दिखती है। तो दो भारत के महत्वपूर्ण शहर आप क्या देखते हैं कि हमारा केरल और अहमदाबाद, इन दो शहरों को टाइम्स की मैगजीन में 50 दुनिया के सबसे महानतम शहरों में शामिल किया गया है साल 2022 में। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल आपके सामने रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिसऑर्डर, एक पुस्तक हाल ही में लिखी गई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, जनरल निर्मल चंद्र वीजो, जनरल जे सिंह, जनरल विजय कुमार सिंह, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने या फिर जनरल दीपक रावत। क्या लगता है दोस्तों? आपके सामने उस पुस्तक का चित्र रख दिया गया है, द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पूरी की पूरी बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस पुस्तक को लिखा गया है मुख्य तौर पर किनके द्वारा दोस्तों? जनरल जे सिंह के द्वारा। अब आपको बताना है कि जो मैकमोहन लाइन है ये किन दो देशों के बीच में गुजरती है। एक तो हमारा प्यारा भारत है, भारत के किस दूसरे पड़ोसी देश के पास से आप देखते हैं कि ये लाइन बहती है। मैकमोहन लाइन जो मैकमोहन सीमा है ये भारत और कौन से दूसरे पड़ोसी देश के सामने से गुजरती है। भारत एक तरफ है और दूसरा कौन सा पड़ोसी देश है ये आपको बताना है। इस पुस्तक को लिखा है मुख्य तौर पर जनरल जे सिंह जी ने। ठीक है, पुस्तक का नाम है दी मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। अगला सवाल है दोस्तों, नोमुरा के अनुसार साल 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी विकास दर रही। अभी हाल ही में आपसे देखा जा रहा है कि एक संस्था है जिसका नाम है नोमुरा, और इसने ये बताया है कि जो हमारा प्यारा भारत देश है आने वाले समय में यानी कि साल 2023 में इसकी जो जीडीपी की ग्रोथ रहेगी कि भारत कितनी बेहतरीन तरीके से विकास करेगा, उसको लेकर आप देखते हैं कि नोमुरा की रिपोर्ट आई है। तो नोमुरा ने साल 2023 से संबंधित भारत की जीडीपी से संबंधित ये बताया कि इनकी विकास दर कितनी रहेगी, कितना ये बेहतर करेंगे। तो भारत की विकास दर अकॉर्डिंग टू नोमुरा वो कितनी रहने वाली है दोस्तों? आपको दिखता है कि 4.7% रहने वाली है। नोमुरा के अनुसार आप देखते हैं कि साल 2023 में भारत की जो आर्थिक विकास दर है, भारत की जो जीडीपी में विकास होगा वो 4.7% का आपको विकास होते हुए दिखेगा। अगला सवाल, ज्योति सुरेखा वेनम ने बकिंघम में विश्व खेल 2022 में भारत के लिए किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? हाल ही में भारत की हैं ज्योति सुरेखा वेनम, ये बकिंघम गई इंग्लैंड में, और वहां पर आप लोग देखते हैं कि साल 2022 के एक कंपटीशन में इन्होंने भाग लिया, वर्ल्ड कंपटीशन में, और उन्होंने वहां पर गोल्ड मेडल जीत लिया। कौन से खेल से ये संबंधित थे आपसे पूछा जा रहा है। ज्योति सुरेखा वेन्नम ने बकिंघम में वो गई और साल 2022 में एक कंपटीशन में भाग लिया, वर्ल्ड लेवल का ये कंपटीशन था, विश्व खेल था, इसमें भाग लिया और उन्होंने क्या करा दोस्तों, वो क्या देखा कि स्वर्ण पदक जीत लिया। ये है हमारी ज्योति सुरेखा वेन्नम, बकिंघम गई साल 2022 में, इन्होंने क्या किया दोस्तों, आप देखते हैं कि स्वर्ण पदक जीत लिया। और ये क्या करती हैं, ये आपको दिखती हैं कि ये तीरंदाजी करती हैं। क्या है? आर्चर हैं, तीरंदाजी करती हैं, तीरंदाजी करती हैं। नाम है इनका ज्योति सुरेखा वेन्नम, याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है। स्वर्ण पदक जीता है, करती हैं तीरंदाजी, और साल 2022 का विश्व खेल में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अगला सवाल है, जैसे हमने देखा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो लिस्ट जारी की उसमें हमारा प्यारा भारत देश 135वें नंबर पर था जेंडर गैप इंडेक्स में। तो सबसे बेहतरीन देश कौन सा रहा जिसमें आपको जेंडर को लेकर इक्वालिटी नहीं दिखती है, समानता दिखती है? ऐसा कौन सा देश रहा आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के अनुसार पहले नंबर पर रैंक 1 किस देश की है? तो उस देश का नाम है आइसलैंड। ये रैंक 1 पर आपको आता हुआ दिखा है। क्या है बच्चों? रैंक 1 पर आपको आता हुआ दिखा है। उसका जेंडर गैप स्कोर रहा 0.908 है ना, ये इसका पूरा जेंडर गैप स्कोर रहा। तो मुख्य तौर पर WEF वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा जारी की गई जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में वो कौन सा देश था जो पहले नंबर पर रहा? उसका नाम है दोस्तों मुख्य तौर पर आइसलैंड। दूसरे नंबर पर था फिनलैंड, तीसरे पर था नॉर्वे, चौथे पर था न्यूजीलैंड, पांचवें पर था स्वीडन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने रखते हैं दोस्तों, किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को वापस बुलाने के लिए विद्यालय चलो अभियान के हिस्से के रूप में सीखने के साथ कमाए रूप शुरू किया? साल 2020 में जब भारत में कोरोना आया तो हमारे बहुत से बच्चों की पढ़ाई छूट गई। अब वो काम के अंदर लग चुके हैं, माँ बाप चले गए, माँ बाप की मृत्यु हो गई, घर वालों क्या रह रहे तो उनको काम पर लगा दिया गया, पढ़ाई छूट गई।
तो भारत के उन बच्चों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। और मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि इस राज्य के अंदर जो बच्चे थे जिनकी पढ़ाई छूट गई थी, उनको वापस स्कूल में बुलाने के लिए इस राज्य की सरकार ने शुरू किया विद्यालय चलो अभियान। और इसी के तहत एक और कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया कि सीखने के साथ कमाएं, कि कुछ सीखते भी रहें और कुछ कमाते भी रहें। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ इनको सिखाई जाएंगी जिसके तहत ये सीखते भी रहेंगे और कमाते भी रहेंगे। तो कौन से राज्य ने ऐसा किया है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में सीखने के साथ कमाएं स्कीम को शुरू किया, जिसके तहत जो बच्चों ने पढ़ाई को छोड़ दिया है कोविड की वजह से, उनको वापस बुलाया जा सके। इस राज्य का नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है दोस्तों? त्रिपुरा हमारे राज्य ने इस पहल को शुरू किया है। अगला सवाल, कौन सा राज्य है जो केंद्र के द्वारा नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कहा जाता है, जो सरकार लॉन्च करने वाली है अभी कुछ सालों में ही, लगभग 1 साल में आप देखते हैं कि भारत में नई एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगी। और अब आप देखते हैं कि एक आर्ट्स वाला स्टूडेंट भी साइंस के सब्जेक्ट पढ़ सकता है, साइंस वाला स्टूडेंट्स भी कॉमर्स के बच्चों के सब्जेक्ट पढ़ सकता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को किया जा रहा है। अब भारत की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, जो केंद्र सरकार लेकर आई थी, और इसको हाल ही में लॉन्च किया जाएगा पूरे देश के अंदर। लेकिन एक राज्य है उसने कहा है कि भैया हम अपने यहाँ पर पहले से ही इसको लागू करने वाले हैं। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको अपने राज्य में लॉन्च या फिर लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस राज्य ने सबसे पहले क्या किया है बच्चों, अपने यहाँ पर लागू कर दिया है, उसका नाम है उत्तराखंड। और आपके सामने यहाँ पर उत्तराखंड के सीएम जी मौजूद हैं। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि उत्तराखंड के सीएम का नाम क्या है। 2 सवाल आपको दे दिए, भारत और उसी के साथ साथ कौन सा पड़ोसी देश है जिसके सामने मैकमोहन रेखा गुजरती है, वो बताइए। और उत्तराखंड के आपको सीएम का नाम बताना है। अगला सवाल देखते हैं, है ना दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं कि दिल्ली सरकार ने, हमारी जो दिल्ली सरकार है, उसने क्या किया, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, दिल्ली के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाई है दिल्ली सरकार ने, जो बच्चों को तैयार करती है कि वो कैसे आने वाले समय में बड़ी बड़ी कंपनीज को खोल सकते हैं। उनको स्किल सिखाई जाती हैं, अलग अलग स्किल सिखाई जाती हैं। तो आपको देखते हैं कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनको रोजगार मिले, इसके लिए किसके साथ क्या किया है, गठबंधन किया है। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं इनको रोजगार मिल सके और दिल्ली में स्किल्स की जो यूनिवर्सिटी है उसको बेहतर किया जा सके, किस संस्था के साथ संगठन किया है, किस संगठन के साथ हाथ मिलाया है, तो यूनिसेफ के साथ आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर दिल्ली सरकार ने हाथ मिलाया है। ठीक है, क्या है दोस्तों, आपको क्या दिखता है? इसका सही आंसर है यूनिसेफ। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है ना, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके आप बताइए। अगला सवाल है कि किस देश ने सौर चुंबकीय क्षेत्र, सौर प्लेयर्स और कोरोनल मास इंजेक्शन के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए एक नई अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला शुरू करने की योजना बनाई है। आप देखते हैं कि एक ऐसा देश है भैया, वो अलग ही तरीके से चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। सौर ऊर्जा का मतलब होता है कि सूरज की रोशनी को हम इस्तेमाल करेंगे और हमारा जो स्पेस शटल होगा, यानी कि जो उपग्रह होगा, वो सूरज की रोशनी से ही चल पाएगा, है ना। आप क्या देख पा रहे हैं कि एक ऐसा देश है जो सौर ऊर्जा से, सूरज की रोशनी से निकलने वाली जो चुंबकीय रेडिएशंस होंगी उसको प्रयोग में लाकर उसका अध्ययन करेगा कि सूरज में जितने भी हमें चुंबकीय क्षेत्र दिखते हैं, सूरज के अंदर हमें जितने क्या दिखते हैं कि मुख्य तौर पर सूरज के अंदर जितने भी हमें और जानकारियां मिलती हैं उसको लेकर आप देखते हैं कि एक सौर वेधशाला शुरू करने की कोशिश की जा रही है कि सूरज को समझने के लिए एक एक्टिविटी कैंप शुरू किया जाएगा। किस देश के द्वारा से शुरू किया जा रहा है? इसका नाम है चीन। चीन के लोगों के अंदर ही ये उत्सुकता ज़्यादा रहती है। आप देखते हैं कि ऑप्शन ई यहाँ पर सही बनता है। भारत ने अभी हाल ही में क्या देखते हैं कि मनामा बहरीन के अंदर हुए एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में 4 तो गोल्ड मेडल जीत लिए और उसी के साथ साथ टोटल कितने मेडल जीते हैं भारत ने? आपसे ये पूछा जा रहा है कि 4 तो हमने क्या किया दोस्तों, गोल्ड मेडल को जीता है ना, 4 तो हमने गोल्ड मेडल को जीत लिया है। आपसे यही पूछा जा रहा है कि मुख्य तौर पर भारत ने मनामा बहरीन में अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में 4 तो गोल्ड मेडल जीते हैं, टोटल कितने मेडल जीत लिए हैं? तो आपका सही ऑप्शन है 22, टोटल 22, इसमें 4 गोल्ड हैं, फिर सिल्वर भी हैं और ब्रॉन्ज भी। अगला सवाल, कौन से भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं, कौन से ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने ओडीआई में एक दिवसीय जो 50-50 आपका ओवर होता है, 50-50 50-50 का जो आपका ओवर होते हैं एक दिन में खत्म हो जाता है, कौन सा आपके भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक दिवसीय मैच में सबसे तेज 150 विकेट लेने का रिकॉर्ड बना दिया है? कि सबसे तेज उन्होंने क्या किए, सबसे कम मैच खेले हैं लेकिन उतनी ही तेजी के साथ उन्होंने 150 विकेट प्राप्त कर लिए हैं और इनका नाम है दोस्तों, मुख्य तौर पर क्या लगता है दोस्तों आपको? आपके सामने है 4 ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस और आपको सही ऑप्शन को बताना है। आपका सही ऑप्शन है मोहम्मद शमी। तो मोहम्मद शमी जी ने
150 विकेट सबसे तेजी के साथ भारत के अंदर प्राप्त करने वाले ये खिलाड़ी बने हैं ओडीआई के अंदर। अगला सवाल आप सभी के सामने है दोस्तों, ये भी एक अच्छा सवाल है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने रखा गया है सवाल, पूछा जा रहा है कि डीसीजीआई ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ह्यूमन पेरिलेप्सिस वैक्सीन को मंजूरी दी है। हमारे देश के अंदर आप सभी को पता है कि बच्चों सर्वाइकल का कैंसर होता है और इस सर्वाइकल के कैंसर को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने की जरूरत है। अब इस सर्वाइकल के कैंसर को खत्म करने के लिए जो वैक्सीन बनाई जाएगी, इस वैक्सीन को बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई है सरकार के द्वारा, यही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन इसका टीका या फिर वैक्सीनेशन बनाएगा। ऑप्शन है सन फार्मास्यूटिकल्स, डिविज लेबोरेटरीज, भारत बायोटेक, डॉक्टर रेड्डी या फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इसको काम दिया गया है दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट के, आपको ओनर देख रहे हैं है ना, अदर पूनावाला। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिन्होंने भारत के अंदर, आपको पता है बच्चों, कोरोना की वैक्सीन को तैयार किया था, उन्हीं को ये काम दिया गया है कि वो सर्वाइकल कैंसर से संबंधित जो वैक्सीन होगी उसको भारत में निर्मित करेंगे। डीसीजीआई के द्वारा इसको दिया गया है ना, ड्रग कंट्रोल जो हमारी संस्था है उसके द्वारा इसको दिया गया है। और यहाँ पर हमने आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के इन सभी बेहतरीन सवालों को किया। थैंक यू ले लीजिए दोस्तों। तो ये हमारी आज की क्लास की क्वेश्चंस रहे दोस्तों, जिसके अंदर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो बिंदुओं को देखा उनको पढ़ा। हाल फिलहाल में आज के दिन से संबंधित ये आपके क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर में आने की संभावना रखते हैं। मुलाकात करेंगे आप सभी से कल सुबह 7 बजे और उसके अंदर और बेहतरीन तरीके से कल की क्लास से संबंधित जो आपके सवाल होंगे उनको रखेंगे। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप ज़रूर उन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए जो आपसे पूछे गए हैं। उसी के साथ साथ क्लास खत्म होने के बाद ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम और बेहतरीन तरीके से आपके साथ सवालों को डिस्कस करेंगे। हमारी ये क्लास सुबह 7 बजे रोज़ाना होती है, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। एक और बात बताएं, अपने साथियों के साथ हमारी इस क्लास को ज़रूर शेयर करें और हमारी क्लास को रोज़ाना देखें, क्योंकि आपके पेपर के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।